मेरी आवाज आ रही है पंकज जी आपको? पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ी सी हल्की सी आ रही है। पंकज जी आवाज फिर बंद हो गई आपकी। हेलो। हम्म। अच्छा नहीं मगर ये आवाज एक ओके, यहाँ से मेरा आवाज। हाँ अब ठीक है आवाज मेरी। परफेक्ट है एकदम बिल्कुल। अरे टना टन टकाटक। और अब मुझे यहाँ से आपको म्यूट करना है तो मैं। सर उसी पे राइट क्लिक करेंगे ना जो होस्ट। नहीं आ रहा है उसमें, वो मेरे पे आ रहा है केवल। मेरे पे। मैं अपने। मेरे पे आ रहा है, बाकी किसी पे नहीं आ रहा है। आप म्यूट करो, मैं बात करता हूँ ऐसे मेरे को। यहाँ फिर मैं इसको एक बार लॉग आउट करके। विजय जी नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा वीडियो क्लियर है? एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं जस्ट समझना चाह रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पंकज जी नमस्कार। कोई है कॉल पे? हेलो 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 हेलो। तुकर जी हंसते ही रहोगे कि कुछ बोलोगे भी? अरे वाह, ये बोले हंस, अच्छा वो फोटो था आपका? हाँ वो फोटो ही था बाकी आपका। तुम बोला भाई साहब बोल नहीं रहे, मैं नमस्ते कर रहा हूँ। फिर पता लगा अभी आपसे। अच्छा वो फोटो था आपका, नहीं मुस्कुराते। वो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ। तो आपने लिंक शेयर किया व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा था। हाँ। फिर जब फाइनली व्हाट्सएप चल गया तो मैंने लॉगिन किया तो कहते हैं जूम ही नहीं है। तो मैं इतनी देर से लड़ाई कर रहा था सिस्टम से कि किसी तरीके से चल जाए। इसीलिए हम 2 बजे का टाइम रखते हैं, 1 घंटा इसीलिए रखते हैं कि एन मौके पे हमारा जो तीर है वो निशाने पे लगे। चलिए अब तो लग गया नहीं। जी नहीं एक्चुअली ठीक मैं है। पहले आया, मैंने अभी आप वीडियो होस्ट बन गए ऑन आप। किया, मैंने कहा, मेरी आवाज़ आ रही है, मेरा वीडियो दिख रहा है, तो किसी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं मैं लॉगिन हुआ भी हूँ कि नहीं। अब तो आप मुझे दिख भी रहे हो, आप मैं आपको सुन भी रहा हूँ और आप भी मुझे सुन रहे हो। अब हाँ ये अभी। होस्ट वाला है, थोड़ा मैं पंकज जी से ट्रेनिंग ले रहा था। अभी वो हाँ होस्ट वाला कैसे काम करता है, कुछ आइडिया आप कंट्रोल कर पाओगे? मैं होस्ट नहीं हूँ। कौन है होस्ट इसमें, आप बता सकते हो देख के कि कौन है होस्ट? होस्ट कौन है इसका सवाल। अभी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन साहब है उनसे बात हुआ। ये विजय टिबरेवाल जी के होस्ट। वो तो विजय जी तो हैं, विजय जी तो मालिक है भाई, वो तो पूरा उसी का वही देखते हैं। तो होस्ट वही है ना? नहीं और कोई नहीं है दूसरा। नहीं और कोई होस्ट नहीं है। तो एक तो आप, क्योंकि वो बोले कि होस्ट तभी बनाया जा सकता है जब कोई आदमी लॉगिन हो। तो आप लॉगिन थे नहीं, तो आपकी समस्या थी। हाँ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर जी सर जी। सर बोलिए। ये एक तो मधुकर जी को कितने लोगों को होस्ट बना सकते हैं? होस्ट तो एक ही आदमी बन सकते हैं। एक ही आदमी होस्ट बनेगा, ज्यादा नहीं बन सकते? नहीं नहीं। ओके। तो उसका हाँ उसका अंदर मतलब होस्ट बनने से वो शहर ये कर पाएगा। ओके। तो आप मुझे होस्ट बनाइए, ये जो जिसमें मैं आपको दिख रहा हूँ ना, वीडियो में एक ही आदमी दिख रहा है आपको। निकले आया हूँ। ओ, तो किसको बोलूं, विजय भाई को बोलूं? हाँ बोलिए भैया। सर जी मुझे होस्ट बना दीजिए। आपको बनाया है फोन में, मैं आ गया हूँ से आपका फोन पे जो पहला वाला जो आया है उसको बनाया हुआ है आपको होस्ट। IHRC में बनाया हुआ है, ओके। हाँ हाँ उससे ऑपरेट हो जाएगा वो कॉल करके। तो लड़का खाना खाने गया आ जाएगा तो। हाँ वो बताया मेरे बात, तो बोले सर मैं थोड़ा खाना खाने बाहर निकला। हाँ हाँ ओके। आप कब जुड़ेंगे विजय जी? मैं थोड़ा बाहर हूँ। ओके। है उम्मीद 4 बजे तक? हाँ मैं आ जाऊँ। हाँ, ठीक है भाई साहब। हाँ नमस्कार पांडे जी। नमस्कार नमस्कार भरतश्री, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। और क्या हो रहा मधुकर जी, पंकज जी, सभी जुड़े हुए साथियों को जय गौ माता। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पांड्या जी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आई है जी। अभी तो सभी की आवाज एक दूसरे को सुन जाए, बाद में जब कोई बौद्धिक या अपना उद्बोधन होगा तब हम इससे जो है कि साइलेंट मोड पे चले जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। यादव जी मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ आ रही है भाई साहब, अब आई है। अब आई है ना, अब ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। वो मैंने किसी से बात की थी आपके बारे में। हाँ जी। वो क्या नाम था उनका? अतुल जी वशिष्ठ। जी जी। हाँ, और फिर मैंने आपसे और भी बात करी थी यादव जी के, वो
पानीपत में कोई CSR फंड गाय के लिए दे सकता है, गो दे रहा है कुछ? हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में नहीं हुई बात, पहले हुई थी फिर। अच्छा। हाँ, वो विषय जो है ना, फिर वो अभी बैठ के करेंगे उसको। जी 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 जी। हम्म। ये आपका फोन राव के नाम से है क्या, यादव जी? हाँ जी। राव, राव आपका ये जो फोन है राव? हाँ हाँ, हम अच्छा यादव और राव लिखते हैं ना जी। अच्छा 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 तो अच्छा। ये दो फोन है, उस फोन में जो है ना, हम्म अभी इतनी रही नहीं है कैपेसिटी। वो हम्म। आईफोन फुल हो गया, तो ये दूसरा फोन सिर्फ इसी काम के लिए रखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं बोला ये राव साहब कौन है, फिर वो यादव जी दिख रहे हैं यादव जी, और नाम यादव साहब का, मैं हाँ थोड़ा जी। क्या हो गया तो मतलब जी जी। बहुत। जी। अब ये वो भाई साहब से बात हुई थी, सरवण जी से, कौन से वाले से जी? सरवण गर्ग जी, आपके हाँ अध्यक्ष हाँ। नहीं नहीं, आज के कार्यक्रम की तो कोई बात नहीं हुई मेरे से। को लिंक भेज दो। अच्छा, आपने भेजा नहीं है? वो तो पहले ये डिसाइड हुआ था ना कि सबको, जिनको जुड़ना है, जिसको है वो भेज नहीं दिया वो जाए। मुझे वो ग्रुप में तो डाल ही दिया था, ग्रुप में है वो ऑलरेडी। अच्छा, अगर फिर भी व्यक्तिगत भी चला जाता है तो क्या है भाई साहब, देखिए यादव जी आप भी मैं भेज देता हूँ जी, मैं बोल देता हूँ उनको। बोल भी दो और कर भी लो उसको अपना, ठीक हम्म। रहेगा। मैं अभी बोल देता हूँ जी। जी जी जी। अभी भेज देता हूँ, फिर बोल देता हूँ। नमस्कार भाई साहब। होली की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। भाई साहब का आशीर्वाद। अचानक बुलाने से बड़ा गड़बड़ होती है। के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ भाई साहब, हमारा तय हो गया था कि हर महीने की पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिन हमारे गौ माता के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय हम दे पाए वो दें। और टाइम है 2 से 4 का, जिसको अनुकूलता है वो 2 से 3 में आए, जिनको अनुकूलता है वो 3 से 4 में आए, मगर आए जरूर, और वो अपनी बात भी सुने भी और मार्गदर्शन भी करे, और जो पिछली बार में क्या हुआ था उसका अपडेट भी ले। पिछले बार हम तो बताए थे, तो इस बार कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा तो हैंडसेट रमेश जी, भाई साहब कितने लोगों को बुलाया है आपने? ये भाई साहब लक्ष्य है 22 लोगों का। अभी मुंदड़ा साहब से बात हुआ, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हैं शेखर मुंदड़ा जी। इसमें भाई साहब प्रयास ये है कि जो गौ सेवा गतिविधि के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोगों को एक महीने में कम से कम पूरे देश के लोगों को 3 से 4 जोड़ने का है। और वैसे 2 से, मतलब जैसे अभी किसी का आवाज आ रहा है, किसी को म्यूट है, किसी को अनम्यूट करना है, तो समझ में नहीं आता है कि भाई टेक्निक के साथ में सिमिलर होने के लिए, फेमिलियर होने के लिए, तो टाइमिंग 2 से 4 का होता है, मगर एग्जैक्ट जो है वो 3 बजे से अपनी कार्यशाला शुरू हो जाती है, 3 से 4। ठीक है। और आज का जो विषय का मैं उसमें आपको पीपीटी, आपने देखा वैसे ग्रुप में मैंने पीपीटी डालना था, आपको भी डाला था। ये जो निराश्रित गोवंश है, निराश्रित गौवंश समस्या, समस्या ही समाधान। और इसके बाद का आज वाला भी अभी आ जाएगा। हाँ, आज वाला भी मैं अभी डाल देता हूँ जो अभी रहने वाला है। इसका टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चर है सर। पिछली बार जल था, आज जी, पिछली बार जल का सब्जेक्ट था, जल का विषय था, और आज कृषि का विषय है। मैं तो भेजा नहीं। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, भेज दिया वैसे। मैं 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हाँ ठीक है वैसे, आपको भेज दिया वैसे, मैंने सब्जेक्ट भेज दिया आपका। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है वैसे, प्रणाम है। तो बहुत बड़ी लंबा चौड़ा है, जी इसमें तो किसानों को जोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है वैसे, ठीक है वैसे। मैं लाइन में है, मैं उसको केवल म्यूट करता हूँ। तो बस म्यूट कर दीजिए, ऑडियो वीडियो म्यूट कर दीजिए, आप जुड़े हुए रहिए। हाँ, बस बाजू में एक दूसरा मीटिंग हाँ हाँ, बस करके हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है वैसे, फिर कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है वैसे, मैं हूँ साथ में, ऐसा कोई डिस्कशन भी सुनूंगा। हाँ यादव जी, ये अपने एक जैन साहब आ रहे हैं। जी भाई साहब, अभी एक सेकंड, एक सेकंड। आपके कहने से मैंने नाम बदल दिया है, शायद आप देखेंगे तो ठीक आ जाएगा। अरे वाह मुरन यादव जी, वाइस चेयरमैन, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अभी अपने आ रहे हैं जैन काव यूरिन थेरेपी, काव यूरिन थेरेपी। ओके। अभी तक 46,000 से ज्यादा लोगों का कैंसर का इलाज कर चुके, गाय के गौमूत्र। वाह जी वाह। और सारे पूरे डाटा है उनके पास में। और उनको मैंने ये कहा है कि आप पूरे, मतलब देश के जितने 700 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक गौ चिकित्सा केंद्र प्रमाणिक तरीके से, मतलब कोई ढकोसलेबाजी नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ भाई काम होता है, 2 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, ये ऐसी बातें नहीं।
ग्राउंड जीरो पे, मतलब मुद्दे की बात कर भाई, ठीक बात है ना। 33 करोड़ देवता है गाय में। हाँ ये जी। जो भ्रामक बातें चल रही, 33 करोड़ देवता, 33 प्रकार के देवता है भाई। 33 कोटि देव जो है ना, हाँ वो हाँ, है। कोटि है, कोटि, यस बिल्कुल। हाँ, तो वो एक कोटि में 1 करोड़ की संख्या होती है जी। नहीं नहीं, वो यादव जी, कोटि में दो भाई, कोटि का जो, जैसे आप कोटि बोलते हो, हम्म। तो एक तो आपने भी कोटि पहनी हुई है। नहीं नहीं, वो है, एक वो एक है, पर कोटि वो इसके है, लिए कोटि का प्रकार है, मतलब कोटि कोटि। वो है, लेकिन एक इसमें एक विस्तृत बिंदु और भी है छुपा हुआ, जी जो बताए। अनलिमिटेड है। अच्छा। गाय के जो रोम रोम में देवता का वास है, हाँ ऐसा हमारे उसमें आया है। जी। और रोम रोम की यदि एक एक उसके बाल की काउंटिंग करोगे, हाँ, तो 33 करोड़ की संख्या पूरी उससे करता है। भी, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। आप 33 करोड़ की, हमारे पूर्वजों ने हमारे सनातन में इस विषय को लिया है। तो ये हाँ विषय कोई अनाथे नहीं लिया है। जी। इस किसी भी चीज को जो हमारे पुरातन या हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वजों ने एक शब्द भी बोला है ना किसी विषय पे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो विषय परिपूर्ण है। बहुत उस पे बढ़िया। अंदर घुस के जाने की, देखने की है, ना कि हम उन चीजों को औरों के कहने पे या उसमें आए कि यार कहाँ 33 करोड़ देवता कहते हो, 33 करोड़ देवता कैसे होते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन गाय के रोम रोम में जब तक देखो बताया है कि देवताओं का वास है, 33 कोटि का हम मानते हैं कि 33 प्रकार के देव का वास है। जी एक एक देव में कितनी कितनी जो है कि वो शक्तियां हैं, कितना कितना उसके पास विशुद्ध रूप से, तो जी। वो सबको हम लेते हैं। तो ये जो है कि इसको अन्यथा ना लेके, इसको हम जो है ना साइंटिफिक तरीके से जो है कि हम वो, क्यों, क्योंकि ये अंधविश्वास का लोगों ने क्यों हमारे ऊपर थोपा कि ये तो जो है कि सपेरों का देश है। उनको ये नहीं पता कि हमारे जो है कि डीप जो है कि हमारी जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है, वो एक एक उसमें अब लोगों को पता चल रहा है। तो ये हम भी अपने आप को एक स्पष्ट वो करें, वो रखें, क्योंकि हमें भी कई बार जो है कि वो इस ध्यान में आती है कि जब कोई कहता है इस विषय को लेता है, तो हमें भी कहते हैं यार हाँ ये तो जो है ना बिल्कुल जो है कि कैसे हो सकता है, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती है, हैं? ये 33 करोड़ का तो क्यों, क्योंकि हमारी आंखें जो है कि नीचे होने लगती है, क्योंकि हमें विषय का पता नहीं होता है। यदि किसी को विषय का पता नहीं है तो कोई कुछ भी कहेगा। तो वो चीजें अब सनातन की जो चीजें, जो सनातन की जो अपनी धुरी है, जो बताते हैं कि भाई गाय के जो बैल के सींग पे जो है कि पृथ्वी इसको भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, है? तो ये विषय कुछ इस तरीके हैं जो अनछुए हैं, जिनको हमने कभी जो है कि टच करके नहीं देखा है। लेकिन हम अंतर जो है कि अपनी उससे और इस पे जो है कि वो करें, तो हम जो है कि दूसरों को ये विषय बता सकते हैं। मेरा इतना सा वो था। मैं मानता हूं कि 33 करोड़ देवता गौ माता में है। बिल्कुल। इसमें जो हमारा अभी राजा राम यादव, ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी का भी परिचय होगा आपको। वो यहाँ तक कहते हैं कि 1 मिलीग्राम गोबर के अंदर में, 1 मिलीग्राम गोबर के अंदर में 300 करोड़ हम्म। बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और हमारे बिल्कुल। जीव में शिव का वास बताइए कि हम्म। जो जो आत्मा है, जो जीव हम्म। है, और जीव के अंदर में परमात्मा का वास है। हम्म। तो इतनी बहुत साइंटिफिकली बातें बहुत सारी ऐसी है कि जो हम्म। साइंस के उस पे खरी उतरती है और अपने बिल्कुल तरीके से काम। बिल्कुल 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 भाई साहब, तभी तो हम कहते हैं कि हम अपना ज्ञान हमारा छोटा है खुद का। हम, मैं भी उसमें शामिल हूं, क्योंकि हम जितना देख सकते हैं उतना ही तो देखेंगे। जी 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 लेकिन वो उससे कहीं आगे तक जो है कि वो चीजें हैं। हम्म। और गाय को चलता फिरता देवालय, चलता फिरता उस देवालय, डाले, ऐसे ही नहीं कहा है। बिल्कुल। भाई हमारे पूर्वज, हमारे संत ये कहते हैं कि गाय गाय क्या चलता फिरता देवालय है, अगर उसमें देवताओं का वास है। जी देव हमें किसको देव कहा गया है? जो किसी भी सृष्टि में या जीव को उत्पन्न करने में या कुछ देने में सक्षम हो, उसी को जी देव कहा है। जी भाई हमने तभी तो, और देवताओं के नाम है तभी तो क्योंकि उन्होंने शक्तियां अर्जित की, हमें किसी ना किसी तरीके से समाज को और सृष्टि को उत्थान में, उन आगे बढ़ाने में उनकी शक्तियां काम आई है। जी जी जी। तब उनने देव माना है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? और आने वाले समय में जैसे कि हमने अपने राजा महाराजाओं को ऐसे मानना है, हमारे मोदी जी भी एक देव रूप ले लेंगे, जब हम रहे या ना रहे, पर आने हाँ हाँ, वाले ठीक उसमें बात है, ठीक एक बात है। देवता के रूप में जो है कि क्यों, क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल। इस तरीके के कार्य करते हैं, जी जी उनको वो देव रूप मिल जाता है। तो जी वही हमारी गाय माता है। गाय माता को जितना डीपली हम जानेंगे, हमसे जी कितना ही जानते चले जाएंगे, वो पर्दे खुलते चले जाएंगे, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे। जी, जैन साहब। हाँ जी। हाँ, वीरेंद्र कुमार जैन साहब का हार्दिक स्वागत है।
जैन साहब अपना थोड़ा वीडियो चालू कर लीजिए, आपका वीडियो नहीं दिखा। हाँ, आशीष सिंघल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कहाँ गए जैन साहब, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आप मोबाइल से हैं या लैपटॉप से जैन साहब? वीडियो नहीं दिख रहा आपको? नहीं, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। अच्छा, कुछ गलत हुआ है, मैं फिर से ज्वाइन करता कोई हूँ। बात नहीं, आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लीजिए एक बार। जैन साहब, आपका वीडियो वीडियो हो रहा है क्या? हेलो जैन साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज तो आपकी भी आ रही है, मेरी भी आपको जा रही है, ये वीडियो नहीं चालू हो रहा है। आपका जो वहां पे वीडियो का आइकॉन होगा, जो जो जहाँ पे माइक है ना आपका, जहां से अभी आपने अनम्यूट किया है, उसके बाजू में कैमरा बना होगा, वीडियो कैमरे का सिंबल बना होगा। आप उसके ऊपर में क्लिक करें। करा लो सर। हाँ, तो करा तो लाइट चालू करें, आपका अंधेरा है। नहीं, लेकिन शुरू तो हो वीडियो ना। कुछ तो दिख रहा है मगर पूरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अरे वाह, जय हो, जय हो जैन साहब की जय। जय जैन प्रणाम साहब, सब, सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। ये हमारे वीरेंद्र कुमार जैन जी हैं, इंदौर से हैं। जैन काव यूरिन थेरेपी के प्रणेता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी तक 46,000 से ज्यादा कैंसर के मरीजों को ठीक कर चुके हैं। और इनकी तारीफ मैं तो बहुत छोटा पढ़ूंगा है भाई साहब की तारीफ करने के लिए। तो मैं जैन साहब से निवेदन करता हूं कि जैन साहब अपना परिचय खुद दें आप। जी जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जैन, मैं जेम्स काउ यूरिन थेरेपी हेल्थ क्लिनिक इंदौर पिछले 25 वर्षों से चला रहा हूं। और इसकी शुरुआत कैसी हुई मैं बतला देता हूं। मेरी माताजी को कैंसर हुआ था और डॉक्टर आडवाणी को बॉम्बे में उनका इलाज चला, 6 कीमोथेरेपी दी, उनको नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा था। और उसके बाद भी उनका मर्ज बढ़ता गया और आखिर में डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब इनकी 1.5-2 महीने लाइफ बची है, आप घर ले जाओ, सेवा करो। तब माताजी को मैंने कहा कि मैंने पढ़ा हुआ है गोमूत्र चिकित्सा के बारे में पूरा, तो अपन क्यों ना इसको ट्राई करें। और देखिए, उनको ये पिलाना चालू किया तो 11वें दिन में क्या असर हुआ कि उनका दाहिना पैर जो 1.5 साल से 1.5 गुना सूजा हुआ था, काले पत्थर जैसा था, जो 6 कीमो की थेरेपी के बाद भी उसकी सूजन नहीं उतरी थी, और 11वें दिन इस गोमूत्र चिकित्सा की वजह से धीरे धीरे उनकी सूजन उतर गई और 11वें दिन वो पैर सामान्य हो गया, जैसा लेफ्ट पैर था वैसा राइट हो गया। हुआ यह कि जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा की गठाने थी वो इससे धीरे 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 कम हुई, उससे ब्लड सर्कुलेशन चालू हो गया और उनके दाहिने पैर की जो सूजन थी वो पूरी निकल गई। 3.5 महीने बाद तो ये स्थिति हो गई कि उनका जो खाना पीना, चलना फिरना, लेट्रिन बाथरूम लगभग बंद से हो गए थे, वो वापिस चालू हो गए और इससे उनकी 4.5 साल लाइफ बढ़ी। तो उनके इस रिजल्ट से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपने सेंटर पर डेली लोगों को गोमूत्र पिलाना चालू किया। लगभग 100 लीटर गोमूत्र प्रतिदिन लोगों को मैं फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो इससे ये विधा आगे बढ़ी। फिर हमने एक 17 लोगों की टीम बनाई जिसमें एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, केमिस्ट, पुराने वैद्य, नए बीएमएस, एमडी डॉक्टर्स, इनकी टीम बनाई और जो भी पेशेंट आते थे हर एक का विवरण रखना चालू किया और मेडिकल रिव्यूज किया। तो मुझे ये बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने कभी भी किसी बीमारी के मरीज को ये नहीं कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता, उसको ये कहा कि करके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा तो और लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और ये करते करते अब मुझे 25 साल हो गए और 20 साल में 12 लाख मरीजों का ट्रीटमेंट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। और ये पूरे देश के अलावा इससे बनी हुई करीबन 150 तरह की दवाइयां हैं। भारत के अलावा 65 देशों में भी पेशेंट्स को डायरेक्ट जाती है। एक ब्रीफ दे दिया आपको ताकि थोड़ा सा जानकारी मिले कि मैं क्या कर रहा हूँ और हर बीमारी का हमने इलाज किया है। जैन साहब, आप आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे जिनके पास में गाय का दायित्व है और गाय की सेवा करने का उनको जिम्मेदारी दिया गया, ऐसे जिम्मेदार कंधे सब यहाँ पर हैं। तो आपकी कोई योजना है, जैसे आप चाहते क्या है, आपको लगता है कि कहाँ से आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो देखिए, मेरे दिमाग में अभी जो आई है बात वो ये है कि हिंदुस्तान के जन जन तक अपने को पंचगव्य की जानकारी भेजनी चाहिए।
अब पंचगव्य की जानकारी जन जन तक कैसे भेजे, तो एक उसका बड़ा इजी तरीका है। पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो हर गांव में या एक गांव में दो दो तीन तीन भी हैं। अगर इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे पंचगव्य की, हम ये नहीं बोल रहे कि इनसे चिकित्सा करवा रहे हैं, हम पंचगव्य की उनको ट्रेनिंग देंगे कि भाई गोमूत्र का, गोबर का, दूध का, दही का, घी का क्या महत्व है, वो महत्व उनको समझाएंगे। और उसको समझाने में ही हम ये बात बतला सकते हैं कि कोई ऐसा आया व्यक्ति कि मेरा को कॉन्स्टिपेशन रहता है, या मेरे को ये गठान हो गई है, या मेरे को हमेशा खांसी आती रहती है, तो उसको कैसे गोमूत्र देना, कितनी क्वांटिटी में देना, ये सारी चीजें अपन उसको समझा सकते हैं। तो इसके लिए अपने को केंद्र सरकार और हर स्टेट की सरकार से ये महिला बाल विकास मंत्रालय में निवेदन करना पड़ेगा, या सीएम से हम डायरेक्ट बात करें, पीएम से डायरेक्ट बात हो और ये चालू हो जाए, तो ये पूरे हिंदुस्तान के जितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की मेरे पास पूरी व्यवस्था है। उनको अपन ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम गांव-गांव तक पंचगव्य को लेकर पहुंच गए, उसका इंपॉर्टेंस लोगों को बताना हमने चालू कर दिया। बहुत बढ़िया। जैन साहब, आपसे निवेदन है कि चैट बॉक्स में आप अपना कांटेक्ट नंबर और अपना ईमेल आईडी खास तौर पे अगर है तो आप उसको जी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि सबके पास जी में पहुंच जाए। जी जी बिल्कुल बहुत डाल बहुत देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुकर स्वयंभू जी, अपनी शुरुआत करें भाई साहब। मैं 1 मिनट के लिए मुंदड़ा जी को एक बार बोल देता हूँ। यादव जी, एक बार भाई साहब से भी बोल दीजिए एक बार, और मैं श्याम बिहारी जी से भी एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ, मैंने बोल दिया, वो जुड़ रहे हैं। ठीक है। नमस्कार, मैं ज्वाइन हो गया। हार्दिक स्वागत है भाई साहब। नमस्कार जी। शेखर मुंद्रा जी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के चेयरमैन साहब हैं, और हमारे देश के एक गौ प्रेमियों में इनका नाम बड़े गर्व के साथ में लिया जाता है। हमारे साथ में मुंद्रा जी पूरन यादव जी हैं, वाइस चेयरमैन है हरियाणा गौ विकास आयोग के गौ संवर्धन। आशीष सिंघल जी हैं, वीरेंद्र कुमार जैन जी हैं। और शेखर मुंद्रा जी, आप अपना अपने शब्दों में परिचय दीजिए और 2 मिनट में आप स्टार्ट करें वैसे। जी जी। सभी को नमस्कार, जय गौ माता, जय श्री राम। मैं शेखर मुंदड़ा पुणे से हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार जी। पूरन जी नमस्ते। मैं जी भाई साहब। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष करके दायित्व मेरे पास है पिछले 21 महीनों में। और मैं भाजपा से जुड़ा हूँ 2009 से। और मेरा एक महा एनजीओ फेडरेशन है पिछले 6 साल से, जिसमें मैं महाराष्ट्र में 2500 एनजीओ को लीड करता हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग का मैं 25 साल से भक्त हूँ, और 7 साल में ट्रस्टी भी रहा हूँ, और गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। आपके श्री श्री रविशंकर जी के एक भक्त और भी हैं, थोड़ा परिचय दीजिए आशीष जी। हाँ जी, जय गौ माता। मैं जय गौ आशीष माता। सिंघल, गाजियाबाद से। तो मैं भाई प्रोफेशन तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन गौ माता का सेवा करने का सौभाग्य मिला हुआ है पिछले 10 सालों से। और पिछले 30 जून को मैंने 5 साल पहले प्री रिटायरमेंट लेके अब इसी में जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। और आर्ट ऑफ लिविंग से मैं 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नेचुरल फार्मिंग का टीचर भी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग से। यही छोटा सा मेरा परिचय है। धन्यवाद। मुंद्रा जी, ये भाई हर महीने 3 लाख रुपए का गाय का गौमूत्र बेच देते हैं। 4 लाख की इन्फोसिस की नौकरी छोड़ करके गौ माता का पूछ पकड़ लिया है। बोले जितनी हो सके उतनी सेवा करें गौ माता की। मधुकर स्वयंभू जी, आप अपना शुरू करें भाई साहब। मधुकर स्वयंभू जी। जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं मेरे को। नहीं है, जुड़े हुए हैं। नहीं, शायद डिस्कनेक्ट थोड़ा हो गया टेक्निकल पहले प्रॉब्लम से। चल रहा था। 1 मिनट में देखते हैं। पंकज जी जुड़े हैं। एक अभी आ रही सर, अभी आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आई अब आपकी आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। स्वयंभू हैं, ये हर जगह वैसे ही दिखते हैं। अब आगे? कृपया सबसे निवेदन है कि अपना अपना ऑडियो म्यूट कर लें। मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है सर? हाँ, दोनों क्लियर है। मधुकर जी, आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय ये है कि मेरा फिर नाम इसके मधुकर बाद कुंडू है, और हम एक स्टार्टअप चलाते हैं जिसका नाम है वैदिक सृजन। और हमने 10-12 साल रिसर्च करने के बाद हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसका नाम हमने रखा है काउनोमिक्स टेक्नोलॉजी। और अभी तक ये टेक्नोलॉजी करीबन 60 से ज़्यादा वाटर बॉडीज के ऊपर हम काम कर चुके हैं, जिसमें जो रॉ अनट्रीटेड सूएज जाता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं हम वापस यूजेबल वाटर में। और फिर उस यूजेबल वाटर का बहुत सारा उपयोग है, जैसा आप जानते हैं जल ही जीवन है।
तो जल का जो जीवन का योगदान है, वो सारा का सारा योगदान तभी संभव है जब जल जो है अपने प्राकृतिक और नैसर्गिक परिस्थिति में हो, तो हम वही काम करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है पंड्या जी। जी। और अभी जो हमारी पिछली मीटिंग में जो आपने रखा था विषय, जी उसको कंटिन्यू करें ताकि जो इस बार में नए सदस्य आए उनको भी थोड़ा अपडेट हो जाए, और फिर आज का जो विषय। सर, के लिए शेयरिंग की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ विजय जी, या शेयरिंग की परमिशन दीजिए वैसे आपको। हाँ, मिल गई, शेयरिंग की परमिशन प्राप्त हो गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा भाई साहब आपका आवाज तेज करें, पूरी आवाज नहीं आ रही है बराबर। रमेश जी, आपका वो इको आ रहा है, इको। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? दिखाई दे रही है। ओके। तो ये जो पिछली बार की प्रेजेंटेशन थी, मैं वो शेयर कर रहा हूँ, और आई विल क्विकली रन डाउन थ्रू दिस, क्योंकि ये सारे इश्यूज जो हैं वो पिछली बार डिस्कस हो चुके थे कि हमारे पास समस्याओं की कमी नहीं है पूरे भारत में। जल संकट है, और जो कृषि है वो भी बड़ी समस्या में है, बिकॉज केमिकल्स का बेतहाशा इस्तेमाल हमने पिछले कुछ 50 सालों में किया है। वंश की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले काऊ स्लॉटर हो रही थी, अब स्लॉटर खैर अभी भी जारी है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में अब ये कानून बन गया है कि भाई गो स्लॉटर नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी है। तो स्ट्रे कैटल की, जो आवारा पशुओं की, जो निराश्रित गोवंश है, उनकी समस्या हो जाती है। फिर वेस्टलैंड भर भर के है पूरे देश में, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। हर साल जो जल जनित रोग हैं और जो वेक्टर जनित रोग हैं, उनकी वजह से बहुत सारे समस्याएं हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मृत्यु हो जा रही है लोगों की, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस है, ये सारे इश्यूज है। और इन सभी इश्यूज को एक सूत्र में बांधते हुए इसका निराकरण किया जा सकता है। तो ये कुछ समस्याओं के ऊपर हमने डिस्कशन किया, एग्रीकल्चर में क्या समस्याएं हैं, और निराश्रित गोवंश जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और अभी तक क्या क्या स्टेप लिए गए हैं इनको ठीक करने के लिए, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिजीजेस बढ़ रही हैं। तो अब इसमें सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो सोल्यूशन पिछली बार के हमारे डिस्कशन का जो मुद्दा था, वो मुद्दा ही यही था कि समस्या में ही समाधान छुपा है। तो समस्या का समाधान करने का जो हमने अप्रोच लिया था, वो था स्टार्टअप इकोसिस्टम। और स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम किस प्रकार से गोवंश से लिंक कर सकते हैं, तो हमने एक ये गौ आधारित यूनिकॉर्न्स रेजिंग इंस्टीट्यूट की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, गौरी, जिसमें कि हर स्टेट में जो गौ सेवा आयोग है वो ही नोडल एजेंसी बने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करे। और इसको बिल्ड करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम ले सकते हैं अंडर गौ सेवा आयोग, वो है कि आपके स्टेट में जो भी बंजर जमीनें हैं वो ले ली जाए, और जितने भी निराश्रित गोवंश हैं उन सब को जमीन के आकार के हिसाब से, कि वहाँ पे कितना हम कंफर्टेबली रख सकते हैं, उस हिसाब से उनको बिल्ड किया जाए, और वो बंजर जमीन को हम वापस उपजाऊ जमीन में ट्रांसफॉर्म कर लें, यूजिंग आर टेक्नोलॉजी विच इज द काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी। और इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मैजिक जो है, दिस इज मेडिसिन फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप कंजर्वेशन, जिसके थ्रू हम जो खेती है उसको कम्प्लीटली केमिकल फ्री, और जो सो कॉल्ड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन है उसके बिना हम खेती कर सकते हैं। मतलब खेती का मतलब जब हम बात करते हैं तो जो अलाइड सेक्टर्स हैं, यानी कि मत्स्य पालन, गोपालन, पशुपालन, हर चीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक साथ, और उसको कम्प्लीटली केमिकल फ्री और कम्प्लीटली एंटीबायोटिक फ्री बना सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो यील्ड है, जो आपकी उपज है, वो भी बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो एंड क्वांटिटी ऑल्सो। तो प्लान बड़ा ही सिंपल है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब आज हम इस चर्चा को पिछले डिस्कशन से आगे बढ़ाएंगे, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट के इस पूरी समस्या को किस तरीके से हम एड्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, ये क्या हुआ, एक सेकंड, थोड़ा जी मेरे। जी, मैं समझ पा रहा हूँ। आज आपकी काफी कुछ टेक्निकल समस्या एक साथ में आ चुकी है हमारे साथ में, मगर हम ये मानते हैं मधुकर जी कि जहाँ पे भी हम शुभ कार्य करने जाते हैं तो वहाँ पे समस्या बहुत आती है। हाँ, वो समस्या बहुत आती है, और समस्या का निराकरण करना जो है वो हमारा ही दायित्व है, हम किसी और के ऊपर उसको नहीं छोड़ सकते हैं।
जी जी। जैसे आज विशेष दिन भी है, होली का त्योहार है, और इसमें भी इतने सभी लोगों को इकट्ठा करके रखना और बुलाना, ये भी मतलब ये सब लोगों का समर्पण भाव ही बता रहा है कि एक हल्का सा नोटिस पर, सूचना देने पर लोग आके खड़े हो गए कि भाई सब बताइए। माननीय अजित महापात्रा जी भी हमारे साथ में हैं, और ये भी सब बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए आगे आपका, ठीक है। तो आज का जो विषय है वो उससे आगे है, जहाँ पे हमने पिछली बार प्रेजेंटेशन को खत्म किया था कि ये जो कृषि है इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई बंजर जमीन जो है गो सेवा आयोग ले ले और उसको हम उपजाऊ बना लें, और 10 साल के बाद वो बेशक सरकार को ही वापस कर दे, तो वो कैसे हो सकता है, वो संभव कैसे होगा, आज हम उसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आज के विषय में हम इन सब चीजों को कवर अप करेंगे कि प्रकृति और कृषि का क्या संबंध है। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे ये कहावत कही गई कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी कुकुर निदान। और उसी देश के अंदर आज से मतलब आज जो माता पिता हैं वो ये कहते हैं बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा बाबू। नौकरी पाएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, हाँ वो। प्रकृति और कृषि का आपस में क्या संबंध है, एकीकृत कृषि या जो एक हमारी मिनट कम चालू। कृषि है वो क्या है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या है, और पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रखते हुए जो कृषि की जाती है उसका नाम हमने दिया है कृपाण। और जीवन चक्र और जल और मृदा और वायु का आपस में क्या संबंध है, उन सब चीजों को आज हम कवर अप करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि कृषि की जो मूल बापू चिंताएं बोलो। में है उनका निवारण और उनका અરે निराकरण। તમને લિંક મોકલી છે ને બાપુ? जी તમારા ગ્રુપમાં બી છે, તમને પર્સનલ મોકલી દઉં? कन्हैया जी, आप कुछ कह रहे हैं तो અરે मैं બાપુ એ करूँ या मैं નાખી છે आपको। તમને ઓલા આપણા ગ્રુપમાં, हाँ जी। નિરાશ્રિત ગોવંશ સમસ્યા ઈ સમાધાન। भैया जी तो નિરાશ્રિત આ वार्तालाप મોકલ્યું, તમને પર્સનल મોકલી દઉં? हैं। पंड्या जी फ्री हो जाएं तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सॉरी, तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे ना, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उनको कुछ बताने में टाइम लगता है। बताइए पंड्या प्लीज। जी हम आगे बढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब। ओके। तो प्रकृति और कृषि का जो संबंध है, हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पहुंचे 50 साल के बाद। देखिए भारत में एक तो जो पारंपरिक कृषि है जिसको हमारे किसान भाई मानते आए हैं कि पारंपरिक कृषि इसको कहते हैं, वो अपने आप में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। जैसे हमारी जो कृषि की पद्धति थी वो कभी भी मोनोक्रॉपिंग की नहीं थी कि एक खेत में हम एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे। मिक्स क्रॉपिंग हमारी बेसिक पद्धति में था। तो ये बदल कैसे गई, इसके बदलने का बहुत बड़ा श्रेय जो है हो जाता है क्योंकि उनके लिए अकाउंटिंग और लगान कितना किससे वसूल करना है ये बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने मोनोक्रॉपिंग के कल्चर को जबरदस्ती पुश किया। अब जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा कि अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो क्यों करवाते थे, क्योंकि जो इंडिगो है यानी नील जो है उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में, और वो हमारे यहाँ पे किसान उगाते ही नहीं थे, वो जंगल से लेके आते थे क्योंकि उसके लिए कंप्लीट इकोसिस्टम चाहिए होता है जिससे कि भूमि भी बंजर ना हो और खेती भी हो जाए। तो अब इन्होंने ये जो मोनोकल्चर पद्धति है वो इस वजह से इंट्रोड्यूस की क्योंकि उनके लिए अकाउंटिंग और लगान वसूल करना बड़ा सिंपल हो जाए। तो इस वजह से हमारी जो प्रकृति निष्ठ खेती, जो कि हम प्रकृति के चक्र को समझ के खेती के क्या किया करते थे, वो सिस्टम को बहुत ही सिस्टमैटिकली अबॉलिश किया गया अंग्रेजों द्वारा सो दैट वो लगान की कैलकुलेशन जो है वो कर पाए, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग में उसको करना बहुत ही मुश्किल था। तो पहले तो ये मोनोकल्चर अंग्रेजों के टाइम पे इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद जब हमारा देश जब अंग्रेजों ने छोड़ा तो हम जो उस समय प्रचलित खेती थी उसी को अपनी पारंपरिक खेती मान के आगे बढ़ने लगे। मोनोकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि जो सॉइल इकोलॉजी है, उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाते, और उसको ना करने की वजह से जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे स्वामीनाथन साहब गए अमेरिका और वहां से रासायनिक खेती को लेकर आए।
1963 से पहले पूरे भारत में कहीं भी रासायनिक खेती नहीं होती थी। जो भी खेती होती थी वो अपना गोबर की खाद का प्रयोग ही किया जाता था। तो फिर ये खेती की पद्धति कहाँ से आई? तो ये खेती की पद्धति हमने ही इंपोर्ट की। अब ये पूरी तरीके से इस्टेब्लिश्ड है फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ साइंस के खेती की इजाद भारत में हुई। अब उस भारत को जब जरूरत पड़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो हम गए अमेरिका वहां से सीखने के लिए। और अमेरिका जो कि कुल 300 साल पुरानी सभ्यता है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो इनहैबिटेंट्स थे अमेरिका के उनको तो सबको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। अब जो अंग्रेज अमेरिका जाके बस गए उन्होंने ही अंग्रेज सत्ता के खिलाफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन किया और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके बैठ गए। तो कुल जो इतिहास है अमेरिका का वो 300 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि वो सारे जो ट्रेडिशन थे वो सारे खत्म हो चुके थे। अब वहां से हम ये जो फास्ट इम्पैक्ट और लो ऑन सस्टेनेबिलिटी सोल्यूशन जो है वो हम अमेरिका से कभी भी इंपोर्ट कर सकते। तो ये हमने इंपोर्ट किया केमिकल बेस्ड फार्मिंग। 50 साल में उसके जो हार्म्स थे वो उजागर होने स्टार्ट हो गए। भाई सडनली आपने देखा कि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट बढ़ गए, बहुत सारे कैंसर के पेशेंट बढ़ गए। अब उसके ऊपर जब फर्दर रिसर्च की गई तो हमें पता लगा कि इसका कारण है कि हमने जो खेती की पद्धति बदल दी। उसके बाद नया शगुफा जो मार्केट में आया उसको बोलते हैं जैविक कृषि। अब जैविक कृषि के कर्णधार हमारे स्वामीनाथन साहब ही हैं, जिन्होंने रासायनिक खेती को इंट्रोड्यूस किया। तो अब वो जो जैविक खेती के जो उपक्रम हैं वो कहाँ से आए? तो आप देखिए कि जैविक खेती की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो वही कंपनीज हैं जो केमिकल बनाती है, जैसे मोन्सांटा एंड ऑल, राइट। तो उन्होंने अब क्या किया कि केमिकल बेस्ड फार्मिंग के बजाय माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लैब इन्वायरमेंट में करते हैं, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, लाइट एक्सपोजर है, सारी चीजें लैब एनवायरनमेंट में आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप खेत में जाएंगे इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो जो ऑर्गेनिज्म आपने लैब में डेवलप किया है वो किस तरीके से म्यूटेट करेगा और वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा ये आपको भी नहीं पता। तो जैविक खेती इंट्रोड्यूस की गई। अब जैविक खेती इंट्रोडक्शन के साथ ही हम अपने किसान भाइयों को क्या समझाते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि क्योंकि आप 50 साल से रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले तो उपज गिरेगी। तो आपकी 60 से 65% उपज गिर जाएगी और उसके बाद जाके 5 साल के बाद आपकी नॉर्मल खेती चालू होगी। ठीक है, तो मतलब हर हाल में नुकसान किसान का ही होगा। अच्छा, अब इसको अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो लॉजिकली आप बड़ी आसानी से इसको चैलेंज कर सकते हैं कि अगर जैविक खेती प्राकृतिक खेती है तो यानी जो आपने केमिकल इंट्रोड्यूस किए वो प्रकृति से भी बेहतर है क्या? कि आपने उपज इतनी बढ़ा दी और वो केमिकल्स को आप अगर सिस्टम से निकालेंगे तो उल्टा आपकी उपज गिर जाएगी। यानी कि प्रकृति को अपने आप को हील करने में 5 साल का समय लगेगा। यानी केमिकल हर हाल में प्राकृतिक जो जैव संपदा है उससे ज्यादा समृद्ध है। ठीक है, तो ये लॉजिकली फिट नहीं बैठती है बात। उसके बाद हमारे पालेकर साहब ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि हम गाय के गोबर और गौमूत्र के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ हम एक अमृत मिट्टी का भी कॉन्सेप्ट आया और हम वो अग्नेयास्त्र और दिव्यास्त्र और क्या क्या तरह की चीजें बनाते हैं। अब ये सब टाइप की फार्मिंग में आप देखिए कि कॉन्सेप्ट मोर और लेस सिमिलर रहता है कि पौधों में बीमारी आएगी तो हमें इंसेक्टिसाइड चाहिए, वही रासायनिक खेती में चाहिए था, वही आपको जैविक खेती में चाहिए, वही आपको ZBNF में भी चाहिए। आप ये जो अग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र ये सारी चीजें बना रही है क्या? ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ही तो है। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट आया प्रकृति निष्ठ खेती का। तो प्रकृति निष्ठ खेती में हम क्या करते हैं कि मिट्टी पे काम करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब इन सब चीजों को अगर आप देखें तो प्रकृति से कहाँ लिंक्ड है? इनमें से कोई भी प्रोसेस प्रकृति से लिंक नहीं है। प्रकृति आपको क्या एग्जाम्पल देती है? जैसे बंजर से बंजर जमीन को आप देखेंगे, जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश गिरती है तो आपकी जो बंजर जमीन है वहां पे भी घास उगनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या डाला उसमें? कोई खाद डाला, रासायनिक या जैविक, या आपने कोई गोबर की खाद डाली, या आपने कोई नाइट्रोबैक्टर एजिटोबैक्टर डाला? कुछ भी नहीं डाला। वो जमीन तो बंजर हो चुकी थी। अगर घास उग रही है मतलब उर्वरता बाकी है। तो कहाँ से आई उर्वरता? आपने क्या बदला बरसात के मौसम में? सिर्फ पानी का इनपुट बदला।
और पानी का इनपुट आपने क्या दिया, जो प्राकृतिक वर्षा हो रही है, जो कि शुद्धतम अवस्था है पानी की। भाई पहली बारिश जो है वो आप मान लेते हैं कि भाई एसिड रेन होगी, क्योंकि हमने हवा को भी प्रदूषित कर रखा है। कॉक्स नॉक्स एंड सॉक्स जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड या कार्बोलिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जब पानी के साथ रिएक्ट करके सेटल डाउन करेंगी तो एसिड रेन हो गई, क्योंकि आपने डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एसिड जो है वो धरती पे बरसा दिया। लेकिन उसके बाद जो बारिश होती है वो हमेशा प्राकृतिक शुद्धतम अवस्था जो जल की होती है उसकी बारिश होती है। तो आपने जल की गुणवत्ता में सुधार किया तो मिट्टी की उर्वरता पे प्रभाव पड़ने लग गया। ये है प्रकृति। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो बीमारियां हैं उनके बारे में। भाई पेस्ट अटैक होता है, टिड्डियों का अटैक। आपने ध्यान होगा, अभी 2-4 साल पहले की बात है कि भाई कहाँ से वो अफ्रीका से आई, फिर किसी ने बोला भी पाकिस्तान से आई। और टिड्डी जब अटैक करती है तो हमेशा खेतों पे अटैक करती है। मतलब जो पेस्ट अटैक हो रहा है, किसी भी टाइप का जो पेस्ट है उसका अटैक जो है वो खेतों पे होता है। ठीक है, अब ये तो एक बात हो गई। अब हम दूसरी बात देखें कि सबसे ज्यादा स्वस्थ पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? खेतों में तो नहीं पाए जाते, जंगलों में पाए जाते हैं, क्योंकि जंगलों में जो उनको प्राकृतिक न्यूट्रिशन मिल रहा है वो सबसे उत्तम गुणवत्ता का है। तो जंगल में जाके आप किसी भी पेड़ पत्ते को अगर तोड़ के लाएंगे, खाल लेके आएंगे किसी पेड़ की, या कोई फ्रूट लेके आएंगे, या कोई आपका फ्लावर लेके आएंगे, फूल हो या फल हो, जो भी चीज, कंदमूल आप जो भी जंगल से लाते हैं, उसको आप आके अगर लैब में टेस्ट करेंगे तो आप किसी भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की कोई भी कमी नहीं पकड़ सकते उसमें। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। तो जंगल में जो पौधे हैं वो इतने स्वस्थ हैं, तो ये जो टिड्डी अटैक कर रही जंगल पे क्यों नहीं करती? वहां तो ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा ना, तो वो ज्यादा अच्छा खाना खाने के लिए क्यों नहीं जाते? उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च अक्रॉस द ग्लोब, जी खेतों में जो पौधे हैं वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो कमजोर है, जबकि जंगल में ज्यादा स्वस्थ खाना उपलब्ध है, फिर भी वो वहां अटैक नहीं करते, क्योंकि वहां अटैक करेंगे तो उनका अटैक ही डिफेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें समझने वाली जो बात है इस पूरे प्रकरण से वो ये है कि प्रकृति सभी प्राणियों का पोषण स्वतः कर रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर मेरे पुराने पॉइंट से लिंक करें कि भारत की जो पारंपरिक कृषि पद्धति थी वो मिक्स क्रॉपिंग की थी, तो आपको समझ में आएगा कि मिक्स क्रॉपिंग हम क्यों करते थे। वो इसलिए क्योंकि सभी पौधे एक दूसरे का पोषण करते रहें, और सभी पौधे एक दूसरे का पोषण करते रहेंगे तो जो मृदा पारिस्थितिक तंत्र है, जो सॉइल इकोलॉजी है, वो रोबस्ट रहेगी, वो हेल्दी रहेगी। वो हेल्दी रहेगी तो सभी पौधों को बराबर पोषण मिलेगा। बराबर पोषण मिलेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो पेस्ट अटैक होगा वो विफल हो जाएगा, उसमें आपके जो उपज है उसका नुकसान नहीं होगा। तो सारी चीजें अब आप लिंक कर सकते हैं कि प्रकृति किस तरीके से कृषि को सपोर्ट करती है, प्रोवाइडेड हम प्रकृति को समझकर अपनी कृषि पद्धति निर्धारित करें। अब ये तो हम सब लोग, सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस सेशन में, सबको ये मालूम है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन इस प्लैनेट पे जो है वो है भारत। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कम से कम पिछले 25,000 साल के कंटिन्यूअस लिविंग ऑन दिस इंडियन पेनिनसुला, जिसको हम जम्बू द्वीप का भारत खंड बोलते हैं, जो हमारे हर पूजा में इस्तेमाल होता है जो टर्मिनोलॉजी, राइट, वो पिछले 25,000 साल से कंटिन्यूअस हैबिटेशन में है। ठीक है, ये अंग्रेजों की धारणा थी कि जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी वो विलुप्त हो गई, वो अबॉलिश हो गई, वो गायब हो गई। कहीं नहीं गायब हुई। ये लेटेस्ट रिसर्च है 2024 की, जिसमें ये प्रूव होता है कि कहीं नहीं गए हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग, वो हम ही हैं। सिर्फ वो डिस्प्लेस हो गए हैं। डिस्प्लेस होने का कारण है, वो डिस्प्लेस होने का कारण ये है कि भाई जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो लोग वहां से हट जाएंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी में यदि बाढ़ आती है तो वो बाढ़ क्षेत्र, डूब क्षेत्र छोड़ के लोग पीछे पीछे हटते जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान आज की डेट में पॉपुलेटेड है। इसीलिए हमारे यहाँ का पंजाब, हमारे यहाँ का राजस्थान, हमारे यहाँ का गुजरात पॉपुलेटेड है। अभी जो ढोलावीरा में जो खनन हुआ है, वहां जो सभ्यता निकली है, उसकी जो कार्बन डेटिंग की गई है तो वो हड़प्पा के टाइम की है। और वहां के लोग अभी भी कच्छ में निवास करते हैं। वहां के जो लोकगीत हैं कच्छ के,
उसके अंदर धोलावीरा का प्रकरण आता है, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने ये मिस्ट्री सॉल्व की कि धोलावीरा में लोग रह कैसे पाते थे। वहां पे दूर दूर तक, मतलब 100-100 किलोमीटर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है। और ये कच्छ का एक लोकगीत था जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने सुना, तो उसने हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे उनसे पूछा कि ये जो गा रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये गा रहे हैं कि जब नदी में बाढ़ आएगी तो हम लोग उत्सव मनाएंगे। बोले यार, बाढ़ आने में तो लोग डूब जाते हैं, उत्सव कौन मनाता है। तो फिर जब ट्रेस रूट किया गया तो पता लगा धोलावीरा जो शहर था वो ऐसा बना हुआ था कि 100-100 किलोमीटर दूर दो नदियां थी, और उनमें जब बाढ़ आती थी तो इनके जो रिजर्वायर थे वो इतने भर जाते थे कि अगले 5 साल तक जल प्रबंधन हो जाता। सो इट इज अ कंटिन्यूस सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। ये नहीं कि हम कभी थे और कभी खत्म हो गए। अभी जो हेरोग्लिफिक्स है वो हमको हमेशा से स्कूल में पढ़ाया गया ना कि भाई ये तो लैंग्वेज है जिसको कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। और ये 2025 की मैं आपको न्यूज बता रहा हूँ, 2024 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। बैंगलोर के एक महानुभाव हैं, उन्होंने पूरे हेरोग्लिफिक्स को डिकोड कर दिया, और वो संस्कृत है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लिखने का जो स्क्रिप्ट है उसका फर्क है। तो हमारी जो कृषि पद्धति है वो पिछले 25,000 साल में डेवलप हुई है, और वो फ्लॉलेस है। उसमें कभी भी कोई सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं आया, उसमें कभी भी उर्वरता का इशू नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका कारण है कि हम प्रकृति को समझ के उसके हिसाब से अपनी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बिल्ड करते थे। तो अब हम प्रकृति और कृषि के जो लिंकेज है उसको काफी समझ चुके हैं। तो अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत या समेकित या सतत कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग क्या है? तो सस्टेनेबल फार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मिक्स क्रॉपिंग इज रिलेटेड टू हमारी पद्धति खेती की। वैसे ही हम खेती में पूरी की पूरी व्यवस्था को देखते थे। मतलब बैलों से क्यों हल चलाया जाता था। यदि आप कृषि पराशर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप कभी भी अगर गूगल पे सर्च मारेंगे कि बैलों से की जाने वाली खेती, तो हमेशा आपको ये जो फोटो दिख रही है कि 2 बैल हैं और एक किसान है, यही दिखेगा। ठीक है। और यदि आप कृषि पराशर को पढ़ेंगे, जो कि ऋषि पराशर ने कृषि की पद्धति जो लिखी थी पूरी डॉक्यूमेंट की, सदियों पुराना ये ग्रंथ है और वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2 बैलों से हल चलाना इज अट्रोसिटी अगेंस्ट द बुल्स। हम पशुओं पर अत्याचार कर रहे हैं यदि हम 2 बैलों से हल चला रहे हैं। उसके अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे, 16-16 बैल लगाकर हल चलाने का विवरण दिया गया है। वो पूरी की पूरी एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडियन काइंड ऑफ फार्मिंग है, जिसके अंदर हल कितने एंगल पे होना चाहिए, वो कितना शार्प होना चाहिए, वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए, लकड़ी का हल होना चाहिए या कौन से मेटल का हल होना चाहिए, सारी चीजें डिस्क्राइब है। ठीक है। तो सबसे पहले खेती कैसे हो, और खेती के साथ में हमको और क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि हमारी खेती समृद्ध हो। मधुमक्खी पालन क्यों जरूरी है? मधुमक्खी पालन इसलिए जरूरी है सो दैट यू गेट द नेचुरल पॉलिनेशन। प्रकृति ने पौधों को बनाया ही ऐसा है कि कुछ कुछ के ऊपर फीमेल फ्लावर्स आएंगे, कुछ के ऊपर मेल फ्लावर्स आएंगे। तो पॉलिनेशन कैसे होगा, फ्रूटिंग कैसे चालू होगी, उसके लिए प्रकृति ने मधुमक्खियां, तितलियां ये सब बनाई हैं। अब हम पेस्टिसाइड जब डालते हैं तो अगर कोई मधुमक्खी आ भी गई गलती से तो मर जाएगी। जो लेडी बग बीटल है उसको हम क्या बोलते हैं? किसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। ये मॉडर्न साइंस की उपलब्धि मैं बता रहा हूँ। ये उनको समझ में आया है कि लेडी बग बीटल जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, लेकिन जब आप पेस्टिसाइड डालते हैं तो लेडी बग बीटल भी तो मर ही जाएगा ना। तो हमें प्रकृति के चक्र को, अपने पर्यावरण को समझ के यदि हम खेती करेंगे तो हमारी खेती को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए भारत में यह कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम अधम चाकरी कुकुर निदान। अगर वर्ल्ड में कोई बेस्ट प्रोफेशन संभव है तो वो खेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका दिमाग भी लग रहा है, उसमें आप शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, उसमें आप पर्यावरण को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। खेती शून्य लागत का व्यवसाय था, खेती शारीरिक श्रम का व्यवसाय था। ठीक है। विवेकपूर्ण श्रम का व्यवसाय यदि कोई है इस धरा पर तो वो खेती है। और आपको करना क्या है? आपको सिर्फ प्राकृतिक चक्र को समझ के उसके सपोर्ट में खड़े रहना है। आपको अपनी गुणगान नहीं करना है कि नहीं यार मैं कहूंगा तो फूल उगेगा। ठीक है।
आपको सिर्फ प्रकृति को समझना और प्रकृति के हिसाब से अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी डिजाइन करनी है। इसीलिए उत्तम खेती, क्योंकि सारे काम तो प्रकृति कर ही रही है, आपने जरा सा श्रम करना है। क्यों? खुद को स्वस्थ रखने के लिए। भाई आज की डेट में अगर आप देखेंगे शहरों में क्या हो रहा है, लोग जो एफ्लुएंट क्लास हैं, जिनके पेट भरे और बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, उन लोगों को श्रम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? बीमारी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि काम हम कुछ करते ही नहीं, सिर्फ दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ मजदूर हैं जो दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते, वो सिर्फ शारीरिक श्रम ही कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में हम अपने आप को या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं, राइट। तो बैलेंस्ड अप्रोच क्या है? खेती। खेती में आपका दिमाग भी उतना ही लगेगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी हो रहा है आपने उसको समझना है, आपने उसको परखना है, राइट, और उस हिसाब से अपनी खेती के अंदर चेंजेस करते जाने, राइट। मत्स्य पालन क्यों साथ में आवश्यक था? मत्स्य पालन इसलिए था क्योंकि अगर खेतों के बीच में ही हमने तालाब बना लिया तो हमारी जल प्रबंधन की समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। और स्लोप ऐसे बनाए जाते थे कि अगर कहीं पे भी ज्यादा पानी है तो वो बह के इधर आ जाए, यानी कि बरसात के टाइम पे आपके तालाब भरे जाएंगे और गर्मियों के टाइम पे वही तालाब से आपका जल प्रबंधन हो जाएगा खेती के लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपने अगर तालाब का पानी इस्तेमाल किया खेती में, तो तालाब के पानी में यदि मछलियां हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर अमोनिया तो नेचुरली ऐड हो गया। और ये अमोनिया कैसा है? ये अमोनिया बायोकेमिक है, ये कोई केमिकल नहीं है जो फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। जब आप यूरिया छींटते हैं खेत में तो वो जो सॉइल इकोलॉजी है उसको एबॉलिश करता है, लेकिन जब आप बायोकेमिक यूरिया स्प्रे करते हैं, आज वो जो लिक्विड यूरिया आया है बड़ी रिसर्च के बाद सो कॉल्ड, वो कर क्या रहा है? आप सुबह के टाइम पे उसको फॉलियर स्प्रे करते हैं पौधों पे, ठीक है, और वो पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके पीछे का भी साइंस है, ठीक है। तो ये सारे उपक्रम जो हैं, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है। और अगर हम इस तथ्य को समझ गए, यही हमारी पारंपरिक कृषि है, जो कि समेकित भी है, एकीकृत भी है और सतत भी है, सस्टेनेबल भी है, ठीक है। इसके अंदर आपको कभी भी मिट्टी की उर्वरता की समस्या ही नहीं आएगी। इसीलिए हमें अपनी परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है। और कृषि अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन भी है, कृषि भी है, मध्योद्योग जो है, मतलब जो मधुमक्खी पालन मैंने आपको बताया, शाक भाजी, ये सारी चीजें मिलकर कृषि अर्थव्यवस्था बनाती है। अब अगर हम पशुपालन को डिटेल में समझे तो पशुपालन अपने आप में बहुत सारी चीजें एक साथ है। मुर्गी पालन या बतख पालन या दुग्धोत्पादन या बकरी पालन या शुकर पालन या मत्स्य की, ये सारी चीजें पशुपालन का पार्ट है। अब डिपेंडिंग अपॉन, ये इतने सारे उपक्रम क्यों हैं? डिपेंडिंग अपॉन द एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आप जैसे भारत में जो हमारी देसी गाय की प्रजातियां हैं वो 38 हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 45 है, लेकिन ये जो 38 प्रजातियां हैं, ये 38 ही क्यों हैं, या 45 हैं तो 45 ही क्यों हैं? उसके पीछे कारण क्या है? जबकि अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो ओरिजिनल हम सिर्फ 5 ब्रीड्स की बात करते हैं, ठीक है। ओरिजिनली हमारे पास गाय की सिर्फ 5 ब्रीड थी, तो 5 की 38 कैसे हो गई? तो यदि हम, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है। जो अखंड भारत है, जो जम्बू द्वीप है जिसके अंदर भारत खंड है, जिसमें हम अभी बैठे हैं, वो जम्बू द्वीप जो अखंड भारत है, उसके अंदर आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे देश जो अभी पॉलिटिकली डिवाइड हो गए हैं, ये सब अखंड भारत के हिस्सा थे। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं, तो उतने ही पाएंगे जितनी हमारे यहाँ ब्रीड ऑफ काउज हैं। तो इसको डेवलप 5 ब्रीड से मल्टीपल ब्रीड डेवलप करने के पीछे हमारी धारणा क्या थी, हमारी आवश्यकता क्या थी? वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी कि गाय का हमारे संस्कृति में कभी भी ये उपयोग था ही नहीं कि वो जैसे वो रिन का ऐड आता था ना 80s 90s में, कभी तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे। गाय का कभी भी ये उपयोग नहीं था कि मेरी गाय 10 लीटर दूध देती है, तुम्हारी गाय कितना दूध देती है। दैट वाज नॉट द पर्पस एट ऑल। गाय के थन 4 होते हैं, लेकिन गाय के थन से दूध निकालने की प्रक्रिया का नाम हमने दिया दोहन। 2 से ही निकालना है क्योंकि 2 बछड़े के लिए है। तो ये हमारी जो लैंग्वेज है वो अपने आप में इतनी साइंटिफिक है कि अगर आप उसको ध्यान से समझें तो बहुत कुछ समझ में आएगा।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम भागने दौड़ने में लगे हुए हैं, हमको फुर्सत ही नहीं है अपने आप को, अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को समझने की, राइट। तो गाय का जो गौ माता हम लोग जो बोलते हैं, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि गाय दूध देती है, दूध तो बकरी भी देती है, ऊँटनी भी देती है, राइट, उनको तो नहीं बोलते हम माता, तो गाय को ही माता क्यों बोलते हैं? उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। और खैर मैं उस कारण पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी पहले आपको एक जो गाय का दूध है उसकी महत्ता बता रहा हूँ कि जितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उतनी काउ ब्रीड्स की आवश्यकता ये पड़ी कि जिस भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जो भी वेजिटेशन है उसको जब वहां की लोकल ब्रीड खाएगी तो वो जो दूध देगी उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होने वाली सभी बीमारियों के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी यदि आप उस दूध का सेवन करते हैं तो। अब वो चाहे आपको 50 ml मिले चाहे 100 ml दूध मिले, इट डजेंट मैटर, यदि आपने उस दूध का सेवन किया है तो आपको उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होने वाली सभी बीमारियों के खिलाफ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से करीबन 100 साल पहले, मतलब जब अंग्रेज नहीं गए थे भारत से, उस टाइम पे जब कोई बाजार से सब्जी लाने के लिए जाता था ना, तो घर से अगर जैसे ये बोला गया कि भाई हाँ थोड़ी गोभी ले आना, थोड़ी भिंडी ले आना, थोड़ी वो टमाटर ले आना और बैंगन ले आना, तो उनको ये स्पेसिफाई करना पड़ता था कि भाई गोभी तो कौन सी गोभी, पीली वाली कि सफेद वाली कि हरी वाली। इतनी बायोडाइवर्सिटी थी हमारे यहाँ पे। जो बैंगन है अभी वो सिर्फ बैंगनी कलर का होता है, लेकिन ओरिजिनली हमारे यहाँ पीला बैंगन भी था, हमारे यहाँ हरा बैंगन भी था, हमारे यहाँ लाल बैंगन भी था, और गुलाबी बैंगन भी था, और बैंगनी तो खैर था ही, राइट। तो इतनी डाइवर्सिटी थी हमारे खेतों में, लेकिन आज बैंगन मतलब बैंगनी, भिंडी मतलब हरी, किसी को पीली भिंडी के बारे में मालूम भी नहीं है आज की जनरेशन में, अगर आप किसी को पूछे तो। आज की जनरेशन छोड़िए, हमारी जनरेशन को नहीं मालूम है, वो तो हमने इतनी रिसर्च की है तो हमको मालूम पड़ा कि इतनी डाइवर्सिटी थी, राइट। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। इसीलिए अगर हम कृषि अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने की बात करें, जब भारत आजाद हुआ था तो हम एक कृषि प्रधान देश थे। क्यों? क्योंकि हमारी जीडीपी में 70% योगदान खेती का था। आज कितना है? 17%। लेकिन आज भी हमारी एक आबादी का बहुत बड़ा प्रतिशत खेती में लगा है, ठीक है। लेकिन आप जाके अगर गांव में किसानों से बात करेंगे तो किसान ये बोलेंगे कि भाई मैं तो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसान बने। तो लोग खेती किसानी छोड़ना चाह रहे हैं और शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेती जो है वो नुकसान का धंधा है। नुकसान का धंधा क्यों है? क्योंकि हमने खुद, भारत सरकार ने पिछले 50 साल में किसानों को एक चक्र में फंसा दिया है। वो चक्र कैसा है कि भाई सबसे पहले तो बैलों को रिप्लेस किया ट्रैक्टर से। बैल चलते थे चारे पे, ट्रैक्टर चलता है डीजल पे। अब डीजल के लिए आपको पैसे चाहिए, जितनी बार पानी लगाओगे उतनी बार आपको इंजन चलाना पड़ेगा, उतनी बार आपको डीजल लगेगा, उतनी बार आपका पैसा लगेगा। फिर आपने इंट्रोड्यूस किया केमिकल बेस्ड फार्मिंग, ठीक है। सरकार सब्सिडी दे दे के परेशान है, लेकिन यूरिया फिर भी पूरा नहीं पड़ता, डीएपी फॉस्फेट कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। कारण क्या है कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यदि आपका कोई 30 साल पुराना दोस्त हो, ठीक है, जिसको दारू पीने का शौक हो, तो अगर 30 साल पहले वो एक पैक पीता था ना एक दिन में, तो आज आधी बोतल पीता होगा। लेकिन आपका कोई 50 साल पुराना दोस्त हो जिसको दूध पीने का शौक हो, तो 50 साल पहले अगर एक गिलास पीता था वो आज भी एक ही गिलास पीता है। क्यों? क्योंकि दूध आपकी नैसर्गिक आवश्यकता है, दारू नहीं है। अब इसको आप खेती में ले आए। अगर यूरिया डीएपी फॉस्फेट अगर खेतों की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, तो आज से 20 साल पहले यदि 1 क्विंटल की उपज के लिए आपको 2 किलो यूरिया डालना पड़ता था, तो आज 200 किलो डालना पड़ता है उसी खेत में उतनी ही उपज के लिए। मतलब ये नैसर्गिक आवश्यकता है कि व्यसन है? क्लियर है ना। जैसे दारू आपकी नैसर्गिक आवश्यकता नहीं है, व्यसन है, वैसे ही यूरिया डीएपी फॉस्फेट पोटाश ये खेतों की नैसर्गिक आवश्यकता नहीं है, ये व्यसन है। और हम जो मृदा का पारिस्थितिक तंत्र है उसको ध्वस्त करके खेतों को इनकी आदत लगाते हैं। अल्टीमेटली ये हमारे फूड चेन में आते हैं, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कृषि अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं। ये है कृपाण, मतलब कृषि का पारिस्थितिक जीर्णोद्धार। पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको अगर समझे, हमने कहा है पंच महाभूत होते हैं, चित्त जल पावक गगन समीरा। इसमें से 3 जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं, दैट इज मिट्टी पानी हवा, ठीक है। अग्नि का अपने को पता नहीं है, और आकाश और गगन का तो बिल्कुल ही नहीं पता है,
ठीक है, तो वो दोनों चीजों को हम पोल्यूट नहीं कर पाए। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट भी है हमारे लिए, क्योंकि वो दोनों अपने स्वस्थ अवस्था में आज भी हैं। यदि हम उन दोनों का इस्तेमाल करके ये बाकी तीनों को चला दें तो हमारी समस्या खत्म। यानी कि खेतों में हम एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी उपज साल दर साल, मौसम दर मौसम, फसल दर फसल बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, और ये सब काम हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ये थियोरी नहीं है, ये हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं भारत में कई जगह। तो ये इंटरकनेक्टेड जो गियर्स हैं, इनका अगर हम इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे तो खेती में नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिकॉज ये एक अकेला इकलौता ऐसा प्रकल्प है जिसमें आप एक बीज डालते हैं, 1000 बीज वापस ले लेते हैं। बाकी कोई भी आप प्रकल्प लेंगे तो उसमें आपको 10 रॉ मटेरियल कलेक्ट करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए फिर आप मार्केट में नीड जनरेट करेंगे, फिर उसको मार्केट में जाके बेचेंगे। ठीक है, और खेती एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो आपकी उपज है उसकी नीड ऑलरेडी है। तो अगर आप समझ के खेती करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए ये खेती कैसे की जाए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब पौधे जो हैं उनकी जड़ें मिट्टी में हैं और पत्ते हवा में हैं, तो ये हवा और मिट्टी को आपस में जोड़ रहे हैं। यदि हमने पानी पे काम किया, पानी को स्वस्थ किया और उस पानी का उपयोग पौधों पे किया, तो हम हवा को और मिट्टी दोनों को एक साथ स्वस्थ बना सकते हैं। इनको स्वस्थ बनाने का साइंटिफिक टर्म्स में हम कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को आपस में जोड़ रहे हैं यूजिंग द प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, ये मैं कुछ पौराणिक बातें नहीं कर रहा हूँ जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सबसे पहले हमको इस बात को समझना होगा कि हमारा जो कुछ भी पारंपरिक ज्ञान है वो पूरी तरीके से साइंटिफिक था। तो गड़बड़ी कहाँ हुई? गड़बड़ी यहाँ हुई कि हमने अपने रिचुअल्स को फॉलो किया और रीजनिंग को भूलते चले गए। अभी अगर हम गैया को माता बोलते हैं तो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि बुजुर्गों ने कहा है, उसके पीछे 100% साइंटिफिक रीजनिंग है। और हमने 1 साल तक इसके ऊपर बहुत सारे लोगों से पूछ पूछ के रिसर्च किया कि भाई साहब गाय को माता क्यों बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमको बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब साइंटिफिक और सेटिस्फैक्टरी नहीं था। फिर हमने खुद की रिसर्च चालू की, 2011 से 2016 तक हमने रिसर्च किया, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, तब जाके हमको समझ में आया कि गाय को माता क्यों बोलते हैं। और उसी ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन है जो आपके सामने मैं ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि पंच महाभूत हैं, इनको जागृत अवस्था में रखना, इनको स्वस्थ अवस्था में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणी मात्र के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप किसी भी, मतलब चाहे छोटा सा कुत्ते का बच्चा हो या चाहे जिराफ का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम पूरे कुत्ते नहीं हो। लेकिन आप एक 25 साल के युवक को भी ये कह सकते कि भाई अभी तुम पूरे इंसान नहीं बने हो, तुम पूरे आदमी होने के लिए अभी तुमको और मैच्योर होना पड़ेगा। राइट, तो मनुष्यता जो है वो अक्वायर्ड नॉलेज है, और उस अक्वायर्ड नॉलेज का जो सबसे बड़ा पॉसिबल डेटाबेस है टू अंडरस्टैंड नेचुरल साइंसेस एंड टू अंडरस्टैंड लाइफ साइंसेस, वो हमारी परंपरा में बेसिक निटेड है, इंटरवीन्ड है। हमें अपनी जड़ों तक पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो हम जितना करीब जाते जाएंगे उतना ही हमको ये समझ में आता जाएगा कि हमारे नॉलेज से बड़ा नॉलेज बैंक कहीं वर्ल्ड में है ही नहीं। ठीक है, और खैर विषय से डाइग्रेस ना हो, वापस हम मिट्टी पानी और हवा पे आए। तो यदि हमने अग्नि तत्व और आकाश तत्व दोनों का उपयोग करके मिट्टी पानी और हवा को स्वस्थ कर लिया तो हमारी खेती में किसी भी प्रकार का नुकसान होना संभव है ही नहीं। खेती में आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 3-4 चीजों की बेसिक सी लड़ाई है। पहले तो डिजीज है, दूसरा पेस्ट है, तीसरा इरिगेशन है कि पानी का प्रबंधन कैसे होगा, और चौथा जो आपका मौसमी अनियमितताएं हैं, कभी कभी बारिश पहले आ गई या समय से पहले आ गई या समय के बाद हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई, हवा ज्यादा चल गई, बीज झड़ गए। ठीक है, यही सारी कुल 4-5 टाइप की समस्याएं हैं और पूरा वर्ल्ड इससे फाइट कर रहा है। राइट, लेकिन जिसने कृषि की इजाद की है यानी भारत, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राइट, और बड़ी मजे की बात तो यह है कि हमारा खुद का भी ध्यान उस तरफ नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी पारंपरिक प्रकृति निष्ठ खेती है उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो यदि हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का पूरी तरीके से निराकरण हो जाता है और हम
एक समृद्ध जीवन गांव में ही स्थापित कर सकते हैं, बिना प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। आई थिंक मैंने कुछ जरूरत से ज्यादा समय ले लिया, तो मैं प्रेजेंटेशन को यहाँ खत्म करता हूँ कि कृषि की जो मूल चिंताएं हैं, डिजीज, पेस्ट एंड वेदर रेजिलिएंट फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग एंड विदाउट एनी सब्सिडी, विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन एमएसपी। ठीक है, ये एमएसपी को समझना भी बड़ा जरूरी है। भारत में आप कोई भी सामान जब खरीदने के लिए जाते हैं तो एमआरपी पे खरीदते हैं, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसान जब अपना सामान बेचने के लिए जाता है तो वो एमएसपी की डिमांड करता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। कारण उसका क्या है कि उसने अपनी जड़ों के साथ जो नाता है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से प्रकृति निष्ठ खेती करेंगे तो हमारी फसल की जो उर्वरता है वो भी कायम रहेगी, बनी रहेगी, और उसी से हमारी जो सारी समस्याएं हैं, बंजर भूमि की समस्या, निराश्रित गोवंश की समस्या, हमारे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सारी समस्याओं को हम एक साथ समाधान कर सकते। सो दैट विल बी द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। मैंने प्रेजेंटेशन शेयर करना बंद कर दिया, किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी। धन्यवाद सर। हाँ, बहुत ही अच्छे से समझाया है। और आप सभी लोगों को और एक सूचना देनी कि हर महीने की पूर्णिमा तिथि के अनुसार ये प्रोग्राम 2 बजे से 4 बजे तक रहेगा, और 3 बजे से 4 बजे तक हम मधुकर जी को, केवल मधुकर जी को ये दे रहे हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो गाय का विज्ञान है और हमारे जितने भी गौ सेवा गतिविधि के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सबको एक मंच पे लेके आना है और सबकी बातों को इकट्ठा करना है, और जहां पर भी समस्या आ रही है उस समस्या का मिल कर करके समाधान निकालना। मैं माननीय अजित महापात्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया यदि आपकी अनुकूलता है, क्योंकि मैं अजित महापात्र जी से बड़ा आभारी रहता हूँ। उनका मतलब अनकंडीशनल है कि पंड्या जी गाय का कोई भी काम है, आई विथ यू ऑलवेज, मतलब हर प्रकार से। मुद्रा जी, कैसा महसूस हुआ? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है। आज तो पहला ही दिन था, बहुत बढ़िया, बहुत सीखने को मिला मुझे। इंदिरा जी, ये हमारे मधुकर स्वयंभू जी हैं, और इनकी जो टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी का नाम है काउनोमिक्स, जिससे हम इकोनॉमिक्स की, काउनोमिक्स, और गौ माता ही इनको ये प्रेरणा देने के लिए लाया, वरना ये आईआईटी के मतलब करोड़ों के पैकेज वाले लोग हैं, वो सबको छोड़ करके गाय का पूंछ पकड़ के लगे हुए हैं कि यार कुछ तो करें। तो इन्होंने, वो समझ में भी आ रहा है, इतना बढ़िया था, आज समझ में आ रहा है, मैंने पूरा देखा। हमारा सबका सौभाग्य है कि मुंद्रा जी आज हमारे बीच में है, हमारे यादव जी हमारे बीच में है, हमारे चंद्रशेखर जी हमारे बीच में है, हमारे साथ में एक जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन भी है। मतलब ये सब, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गाय से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। मुंद्रा जी, हर एक व्यक्ति हुआ है। तो हम तो जैसे मुंद्रा जी जुड़े तो हम समझते कि पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे यादव जी जुड़े हुए तो लगता है कि हमारा पूरा हरियाणा हमारे साथ में जुड़ा हुआ, पूरा हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हर एक स्टेट के जो गौ सेवा गतिविधि के साथ जुड़े हुए, जिन्होंने वाकई मतलब कहीं ना कहीं पे उनके कंधों पे कोई जिम्मेदारी है और वाकई कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को सब एक महीने का, हर महीने की पूर्णिमा का ये प्रयास है हमारा। और भाई साहब के वहां से भी जुड़े हुए हैं, हमारे पारिक जी के वहां से एक प्रतिनिधि उनके भी हैं यहाँ पर, हमारे गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के भी प्रतिनिधि इसमें हैं, फिर राष्ट्रीय भारतीय गौवंश अनुसंधान केंद्र के प्रतिनिधि भी इसमें हैं, जो केवल गाय पे अनुसंधान करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो एक संस्था है यहाँ पर जो केवल गौवंश के ऊपर में वो करता है पूरा। तो प्रयास है कि साहब उस पंखड़ियों का एक फूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारी पंखड़ियों को कर दे और कमल खिल जाए। पूरा कमल तो खिला हुआ है साहब पूरे भारत में, तो उस कमल की खुशबू तक मिले, उसका लाभ मिले। मुद्रा जी, ये प्रयास है। और आपसे वापस करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी डिक्शनरी में, अपने में जो भी है उसमें पूर्णिमा का दिन गौ माता के लिए, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा होता है, और जो बात मन में बैठ जाती है, दिल में तो है ही है, सबके दिल में गाय है, मगर और कुछ समस्या भी होती है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा एक प्रयास था कि आज डिजिटल के युग में, थैंक्स टू कोरोना की वजह से हम लोग सब ऑनलाइन हुए, तो आज अब उसका कि जैसे हम आपके पास टाइम लेके आए, अपॉइंटमेंट लेके आए, तो किसी का समय मिलना मुश्किल होता है, तो पहले से प्लानिंग करें कि भाई 2 से 4, वैसे एक्चुअली 3 से 4 का टाइम उसमें लिखा होता है, मगर हम 2 बजे से लिंक चालू कर देते। कभी किसी का वो टेक्निकल लोग हम है नहीं, प्रयास कर रहे हैं भाई सब माइक ऑफ कीजिए, ये ऐसा कीजिए, वीडियो दिखाइए, कुछ प्रेजेंटेशन करना है तो सब अपनी बात सकते हैं। पूरन जी कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाँ पूरन जी, सर,
हाँ हाँ मैं भाई साहब, आज का जो विषय मधुकर जी ने लिया है जी वो एक, आज जो गौ सेवा में जो हमने करने के कार्य हैं हाँ उसके लिए एक बहुत सार्थक जो है कि बैठक रही है। और हाँ आपने सभी विषयों को विस्तृत जो है कि हमें बताया है। और इसी तरीके से विषय को लेके हम जमीन से जुड़ेंगे, तभी हम अपना जो गौ सेवा का कार्य गतिविधि के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जो हम चला पा रहे हैं वो सार्थकता की तरफ जो है कि बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही सार्थक आज की बैठक रही है। जी जी और हमने पूरी जो है कि मधुकर जी को बड़े ध्यान से सुना है और समझा है। जी और समय समय पर इसमें और भी कुछ चीजें जो है कि ऐड हो रही हैं और होगी, लेकिन जो प्रयास आज का रहा है और आप सभी वरिष्ठ और जी श्रेष्ठ जन जो है कि इसमें जुड़े हैं पूरन जी। तभी। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब ये आज के नव भारत की टाइम्स की एक हेडलाइन है, और जी पता नहीं इस बात पे गर्व करे या शर्म करे। साल भर में 7% घटा प्रदूषण, लेकिन सबसे गंदे 20 शहर में 11वें नंबर पे भारत। हम्म। और वो 11 जो शहर, 20 शहर है पूरे विश्व में, 20 शहर है उसमें पहले नंबर पे फरीदाबाद है जो आपके हरियाणा में आता है वैसे। जी जी जी। और ये हमारी गौ माता के माध्यम से हम किसी भी हवा का प्रदूषण को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। जी जी, हम्म। थोड़ा ये सा कुछ प्रयास चीजें, करेंगे मिल ये करके तो। कुछ जैसे कि ये अभी विषय में भी आया था, पहले भी आया था, जो औद्योगिकरण का विषय रहा और उसको सही तरीके से सही समय पे मैनेज नहीं कर पाए, ये उसका भी एक उदाहरण है। लेकिन सभी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। अब वो जो बेसहारा गोवंश का है वो सभी हम जो है ना निसारित वो करके, और इसको हम जो है कि जो कृषि के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का एक, वहां पे फरीदाबाद का आपने उदाहरण दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी हमारा जो है कि हिंदुस्तान का प्राकृतिक खेती के लिए जो रिसर्च हो रहा है जी आचार्य देवव्रत जी के यहाँ, तो वो भी एक अच्छा, है। तो आचार्य देवव्रत जी कुरुक्षेत्र से हैं। कुरुक्षेत्र उनका बहुत बड़ा जो है कि गुरुकुल का है जी। और वहां पे प्राकृतिक खेती का जी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मॉडल वहां सर्वश्रेष्ठ से मॉडल है। क्रिएट हो रहा है जी। और वो सब गाय के साथ जुड़ा हुआ है। जी तो कभी आप वहां आइए तो जी फरीदाबाद के साथ जो है कुछ अच्छे जो है कि आपको वो चीजें भी मिलेगी। लेकिन वो है, उनको भी बहुत जल्दी ही लग के, क्योंकि हम जो है कि ट्रिपल इंजन सरकार हमारे प्रदेश में बनी है, तो ये जी, सब विषय एक एक करके ले रहे हैं और बहुत जल्दी ही इन सब विषयों को जो है कि एक अच्छे मॉडल में हम तैयार करेंगे। बहुत बहुत जी भाई धन्यवाद साहब। यादव जी। जी भाई साहब। राकेश पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, आजमगढ़ से। जी नमस्कार। मैं आजमगढ़ से राकेश कुमार पांडे, विश्व मुक्त विश्व की तरफ से। मधुकर जी की जो बातें वो प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हमने बात भी किया है, जी और जो भी कृषि का जो सर ने बताया है उसमें थोड़ी से सुधार हम और करेंगे आपके प्रेजेंटेशन के बाद में। तो जी जल्द ही उसको लाइव करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, और उम्मीद करेंगे मधुकर जी कभी आजमगढ़ आए तो जरूर हमारे यहाँ पे विजिट करें। जरूर जरूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जीवन दर्पण वेलफेयर एसोसिएशन से कोई कुछ कहना चाहते हैं भाई? चलिए, कोई कुछ होगा। भाई साहब सबका पुनः धन्यवाद। जैन साहब कुछ कहना चाहते हैं अपना? मिलने मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। और इस जानकारी को अब अपने को प्रैक्टिकल में कैसे आगे बढ़ाना है, जी इस पर अगर अगली मीटिंग में चर्चा हो कि उसको आप कैसे आगे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत नहीं। ये जैसे आज मीटिंग स्टार्ट किया जैन साहब ने, तो पहले मधुकर जी ने पहले मीटिंग में क्या हुआ था उसका थोड़ा वो बताया। इसके बाद जी में पूरा कि भाई ये पहली पिछली बार में हमारी ये चर्चा हुई थी, अगली बार में आज ये चर्चा हुई। तो अब जब नेक्स्ट अगली पूर्णिमा पे जब चर्चा होगी तो पहली मीटिंग में क्या हुआ, फिर दूसरी में क्या हुआ, और तीसरी में क्या हुआ। जैसे पहली मीटिंग में टिबरीवाल जी ने पूछा था कि भैया हम मनरेगा को कोई अपने साथ में जोड़ सकते हैं। मुंद्रा जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो हमारे भाई साहब ने कहा कि हमने तो मनरेगा को लागू कर दिया यहाँ पे गौ सेवा के साथ। बोले कैसे लागू की? तो एक परिपत्र निकाला है वहां की हरियाणा सरकार ने कि जो मनरेगा में जो एक मजदूरी का जो मिनिमम मजदूरी का जो गारंटी देती है सरकार, उसको गौ सेवा गतिविधि के साथ जोड़ा जाए। कहीं पर उसको काम करना है, दीवार बनानी है, लेवलिंग करना है, कई तरह काम, तो वो मनरेगा का मजदूर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। उसकी जो कॉस्ट है वो सरकार चुकाती है और हमारे गौशाला का काम हो जाता है। तो एक बड़ा पूरे भारत के अंदर में मनरेगा को गौ सेवा गतिविधि के साथ जोड़ दिया है। तो एक ऐसा बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है। दूसरा मैं वीरेंद्र जी के बारे में बताना चाहूंगा कि हाँ
12 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया हुआ है। और गाय के गौमूत्र से जैन काउ थेरेपी डेवलप करी है वीरेंद्र जी जैन ने। और ये हर एक गौ सेवा आयोग इनसे संपर्क में रहे। और उस जहां पर भी, जैसे महाराष्ट्र का गौ सेवा आयोग है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, मगर जो भी अपने शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित जो भी स्टेट है, उस स्टेट में गौ सेवा आयोग रहेगा ही। और उसमें हम जैन साहब की कंसल्टेंसी ले करके उनके साथ बातचीत करके विचार विमर्श करके हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक उनका क्लिनिक वो काउ यूरिन थेरेपी के ऊपर में संबंधित हो, इस टाइप का कैसे आयुष के साथ में या किस तरह का कोई सेटअप करके बैठा जाए, उसके लिए हम चर्चा विचारणा करेंगे व्यक्तिगत रूप से जैन साहब के साथ में। सर मैं बीच में बोलना चाहूंगा, अभी आपने कहा हर जिले में या हर तहसील में अपने को एक क्लिनिक खोलना है, तो उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं है ना, वो सब एलोपैथ प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अगर उनको कुछ इंसेंटिव दे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गौ सेवा आयोग कि भाई आप ये शुरू करो तो आपको हम ये सब्सिडी के रूप में कुछ ऐसी मदद करेंगे, तो ये सारे डॉक्टर्स धीरे धीरे डाइवर्ट हो सकते हैं और उनको सबको अपन ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैन साहब 25 करोड़ युवा हैं भारत में बेरोजगार, 25 करोड़ है ना। तो उस 25 करोड़ युवाओं को गौ सेवा गतिविधि के माध्यम से रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। उसमें एक छोटा सा जो हिस्सा है वो आपका भी है कि मेडिकल का जो है उसमें हम आपका उसको ले सकते हैं, कृषि का है उसमें ले सकते हैं, मार्केटिंग का है तो उसमें ले सकते हैं। हम आपको बताया जैन साहब, हम आज की तारीख में रोज का 12 लाख रुपए से अधिक मूल्य का संजीवनी रस बेच देते हैं। पूरे भारत में 600 से ज्यादा ऑलरेडी आउटलेट्स है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। माननीय अजीत जी आ चुके हैं, कृपया भाई साहब अजीत जी नमस्कार। अजीत महापात्रा जी अखिल भारतीय गौवंश के हमारे प्रमुख अधिकारी हैं। जी अजीत जी। भाई साहब मैं आ चुका नहीं हूँ, 1 घंटे से सुन रहा हूँ। बिल्कुल जी जी। 1 घंटे नहीं, 1 घंटा 10 मिनट से। जी 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 भाई। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सभी का रहा और मैं इसलिए नमस्कार कर रहा है कि ये कार्यक्रम है, जाना है तो 4 बजे तक था, 4:15 हो गया। तो आपका कोई आदेश हो तो बताएं। आपका बस आप ही का संबोधन सुनने के लिए सब बैठे हुए हैं कि भाई साहब 2 शब्द का। ऐसा विषय नहीं है, इतने सुंदर प्रेजेंटेशन सभी ने किया है और काम भी सब ने किया है। इस देश का एक अच्छा है, अच्छा प्रयास भी है। गोवंश संरक्षण के जो संस्थान है इस सब लोग जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग कई संस्था भी हैं, वो भी अपने आप में। आप मेरे को पिनिंग कर दीजिए तो इसमें से जो दूसरे चीज छट जाएगी जी। वो थोड़ा समय कम है इसलिए एक विषय कह करके मैं समाप्त करूंगा जी बच्चा। और समय भी हो चुका है, लेडीज सभी का बड़े बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक प्रवचन सुन रहा था, एक महात्मा जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर विषय वर्णन किया। तो इसके साथ में ये है, ऐसे तो नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी जो कहानी है लक्ष्मण का, भगवान की गोद में सोए हैं लक्ष्मण को शक्तिवेद होने के बाद, और हनुमान जी को आदेश मिला है कि आप संजीवनी लेके आना पौधा। तो हनुमान जी आप इस मेरे को पिनिंग करिए, इसमें फोटो क्लियर आ जाएगी, जो उसमें नहीं आ रहा है पिनिंग कर दीजिए। तो जब जा रहे थे अयोध्या के ऊपर हनुमान जी, संजीवनी तो उनको ध्यान में नहीं आ रहे थे, एक पर्वत लेके साथ में जा रहे हैं इसमें संजीवनी पौधे, वहां पर वैद्य उसको निकाल सकते हैं। तो कौन सी एक छाया जा रहा है सोच करके भरत जी ने उनको बाण लगाया तो नीचे आ गए। वो थोड़ा सा कष्ट उनको हुआ, थोड़ा सा मूर्छित अवस्था भी आ गया था, लेकिन मारा नहीं था, जानकारी के लिए। तो उसमें सारी वर्णन किया प्रवचन करता हमारे संत महात्मा, हम लोग भी पढ़े हैं इस कहानी को, उन्होंने सारी चीज वर्णन किया कि ऐसे युद्ध है, राम लखन लड़ रहे हैं, शक्ति वेद बाण लगने के कारण मूर्छित अवस्था में है। तो उस समय ये सारी चीजें लक्ष्मण का पत्नी सुन रहे थे, श्रीमती जी सुन रही। तो कहानी हम याद करें तो उन्होंने बड़े आश्चर्य थी, लेकिन विचलित नहीं थी। हनुमान जी उसको भी लक्ष्य कर रहे हैं। तो जब हनुमान जी बताए कि वो पहले ही कि राम की गोद में सोए हैं, थोड़ा जल्दी हमको भेज दो कि हम जल्दी वहां पर दवाइयां पहुंचा दें, तो उस समय कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो महात्मा जी ने कह रहे थे कि हनुमान जी ने सीधा सीधा लक्ष्मण की पत्नी को पूछा, श्रीमती कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे
ये सारे शब्द सुनने के बाद में विचलित भाव कैसे नहीं आ रहे हैं। जिस महात्मा का मैं कहानी प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने इतना सुंदर, उन्होंने कहे कि देखो मेरे पति जिसके गोद में सोए हुए हैं वो ऐसा है कि साक्षात यमराज आ जाए तो भी वो ले नहीं सकते, अगर महाकाल भी आ जाते हैं वो भी मेरे पति के प्राण को नहीं ले सकते। ये मेरी विश्वास है। वो गोद था राम जी का। तो अपने देश के अंदर में जो किसान है, किसान के ऊपर में इस प्रकार का भरोसा जो आपने कई बंधुओं ने बताया कि जब हम सब लोगों ने उस किसान की गोद में सिर रख करके सोते थे और खेत के अंदर में किसान खड़े होकर के वो काम करता था, तो एक अद्भुत प्रकार का देश के अंदर में वातावरण था। देश के छोटे से लेके बड़े आयु तक के व्यक्ति निरोगी थे, चिंतक थे, स्वस्थ थे, परंपरा को बचाने के लिए वो परिश्रम करते थे। तो ये आत्मविश्वास, ये अभी हमको फिर से जागृत करना, ये बहुत बड़ा बिंदु जैसे मुझे लगता है। बहुत टेक्निकली विषय पर इसलिए मैं नहीं जाता हूँ कि अभी जो प्रेजेंटेशन हुआ जिस प्रकार का बताया गया, जो मैं 1.5 घंटे से या 1.25 घंटे से सुन रहा हूँ, थोड़ा जानबूझ करके मैंने आपको मेरा कैमरा को बंद किया था, बच किया था, तो सुनने में सुविधा होती है। नहीं तो रमेश जी थोड़ा बीच में गड़बड़ कर देते हैं, तो अपने आप को पर्दे के पीछे रख करके बात कर रहा हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि अभी समाज के अंदर में कृषि के ऊपर, प्रकृति के बोलिए, जैविक गो आधारित बोलिए, गोवंश के बारे में बोलिए, जो गोवंश की रक्षा, गोवंश की जो अनाथ अवस्था में रहते हैं वो वातावरण, मेरे को लगता है कि अपने लोग इसके प्रति दृष्टि नहीं दिया है। कभी कभी हम लोगों ने अपने देश को भिखारी बनाते हैं, ये कहना तो अच्छी नहीं है। आज उड़ीसा के ऊपर में एक चर्चा थी। उड़ीसा की चित्र दुनिया के सामने ऐसे बताया गया कि भुखमरी का राज्य है, यहाँ पर बच्चे को माँ बेच देती है। जिस अंचल कालाहांडी एरिया में इस माँ के अपने बच्चे को बेचने की जो चित्र दुनिया के सामने राजनीतिक लोगों ने रखा, स्वार्थी लोगों ने रखा, उसी धरती को अगर थोड़ा चीर दें तो इतने रत्न है, विविध प्रकार का रत्न है, ये कल्पना नहीं है। इतने नेचुरल सोर्सेस है, कल्पना नहीं है। इतने नदियां हैं जिस नदियां से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम उड़ीसा से कई प्रदेश को बिजली दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। ऐसा हर प्रदेश से अपने ताकतदार है, लेकिन उसके लिए योजना बनी। अब जो कठिन परिश्रम करके काम करता था, उस कठिन परिश्रम जिस कारण से देश बचता था, समाज बचते थे, अन्न शुद्ध मिलता था, गौ माता की बचती थी। ऐसे कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को अगर 2 रुपया का मनरेगा के कारण एक किया गया, तो स्वाभाविक हिसाब से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, इसलिए मैं थोड़ा 1 सेकंड के लिए हो गया। स्वाभाविक हिसाब से आज मानसिकता से तैयार हो गई है कि हम परिश्रम ना करें, तो धीरे धीरे वातावरण से बनती है कि हम परिश्रम ना करते हुए कुछ कमाएं। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमको ये सारे क्यों काम करना है, कृषि के बारे में क्यों सोचना है, हमारे गाय के बारे में क्यों सोचना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीएचयू की डॉक्टर्स लोगों ने, इसमें एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक, ऐसे पारंपरिक कुछ चिकित्सा बंद हुए, वो बैठे थे। तो एक सजेशन उस बीच में आया कि हम सभी क्या हमारे प्रेस्क्रिप्शन में गाय को जोड़ दें। तो इतनी सी एक लाइन से वहां की वातावरण बनी। तो गाय को कैसे जोड़े, आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल 2 साल हुए पास में प्राइवेट सर्विस कर रही है एक बालिका डॉक्टर, एक छोटी सी कंपनी के अंदर में। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रेस्क्रिप्शन में जब कोई दवाई लिखते हैं तो मरीज को, पेशेंट को एक पूछ सकते हैं कि तुम भोजन क्या करते हो, तुम कौन से अन्न खाते हो, कौन सा गेहूं है, कौन सा चावल है, कौन सा मिलेट्स है, कौन सा सब्जियां हैं, और वो जो सब्जी खाते हैं वो कौन सी खेत में, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, रासायनिक ऐसे खेतों में है, या गाय के आधार पर, उसके गोबर गोमूत्र के आधार पर जो खेत है उसमें से ले रहे हैं। कौन सा दूध पीते हो, जिस दूध में BCL7 कैंसर की बीमारियों को तैयार करता है, जो प्रोटीन है, ऐसा दूध पीते हो कि जो अमृत है ऐसा दूध पीते हो। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से मरीज के अंदर, बीमार व्यक्ति के अंदर में केवल नहीं, उसके परिवारों के अंदर में भी हम स्थापना कर सकते हैं हमको क्या चाहिए क्या नहीं। आज डाइट का विषय बहुत बताया, बहुत सारे ये खाओ वो खाओ वो खाओ बोलते हैं, फल के रस पियो, लेकिन वो फल के रस क्या है, वो कौन से आधार पर है,
तो ऐसा एक जबरदस्त अवेयरनेस प्रोग्राम भिन्न भिन्न सेक्टर में हमको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो कि मेरे मन में आता है, अगर परिवार के अंदर में जो माँ है, बहन है, बहू है, बेटी है, उनके मस्तिष्क के अंदर अगर बैठा दिया जाए, अगर आप चाहेंगे तो दुनिया बदल सकती है। अगर नया एक बच्चे को एक माँ ने जन्म देती, अगर उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे निरोगी जन्म से लेकर मृत्यु तक रहना, तो फिर उसकी परवरिश कैसा हो? वो जन्म लेने से पहले मातृ गर्भ से शुरू होती है। तो माँ जो भोजन करती है वही उसी के अंश इसके सारा शरीर, हड्डी, ब्रेन, मज्जा, खून सब बनता है। तो कैसा बने? क्या ये अच्छे निरोगी बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छे बुद्धिमान बच्चा, ये यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, जर्सी इसी के माध्यम से हो सकता है? अगर माँ ने ठान लिया तो पुरुष शक्ति जो है वो अपने आप सारा व्यवस्था और एक अच्छा वायुमंडल बनेगा। इसलिए कुटुंब की जो परंपरा हमारी थी, जो कुटुंब की व्यवस्था थी, उसके साथ में ये दादाजी दादी माँ से लेकर नई जनरेशन तक एक सूत्र के नाते थे। जैसे रमेश भाई ने बता रहा था कि एक धागा के नाते हम सब लोगों ने जोड़ना चाहिए, वो धागा गतिविधि है, गौ माता का नाम पर है उससे बात। तो ऐसे ही हम सब लोग अगर फूल है तो फूल कैसा है, कौन से बाग का है, कौन से बगीचा का, तो उस प्रकार का एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। एक दो उदाहरण देकर मैं समाप्त करता हूँ। गाय को बचाना ये ना होते हुए हमारी राष्ट्र को बचाना, समाज, हमारी नई पीढ़ी को बचाना है, नई पीढ़ी को निर्माण करना है, एक सोचना। जैसे एक प्रणताई नाम का एक इंजीनियर है, उन्होंने शादी वादी नहीं किया, संपूर्णतः अपने जीवन को गौ माता के चरणों में समर्पित किया। सातारा जिला के आसपास में 75 ऐसे स्थान में हमने घूमने के लिए गए, 75 फ्लैट। तो वहां के किसानों को देखा, उनका इतिहास मैंने सुना। पिछले 5 से 9 साल के बीच में या 10 साल के बीच में उन्होंने जिस प्रकार का कृषि करते थे, आज सड़क से गाय को उठाकर जो घूम रही थी, जो बैल घूम रहे थे, जो बछिया बछड़े छोटे छोटे घूम रहे थे, उनको उठाकर अपने घर में, देसी है, अपनी है, मैं जर्सी की चर्चा नहीं करता हूँ, गाय तो हम चर्चा करते हैं तो गाय, और उनके माध्यम से उन्होंने खेती किया। आज मैं एक खेत में गया था, किसान के पास, उनका हल्दी था। आज तक मैंने इतना सुंदर, इतना सुगंधित और इतनी बड़ी साइज का हल्दी मैंने नहीं देखा। अभी तो मैंने फेसबुक को बंद किया है, तो मेरे फेसबुक में, मेरे सोशल मीडिया में उनको मैं बार बार देखा। आजू बाजू में चारों तरफ रासायनिक खेती है, लेकिन 5 किसान अपना खेती ऐसा करते हैं, ऐसा खेत उनका है, उसकी मिट्टी को आप उठाएंगे और वहां का मिट्टी को उठाएंगे, दोनों में सुगंध का अंतर है। आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन इसके बारे में हो गया। आप सोचिए, अगर 15 व्यक्ति एक जगह में है, 75 गांव में तहल, उस क्षेत्र में 12,000 एकड़ जमीन लोगों ने उस 75 किसानों को देखते हुए अपना खेत को बदला। तो ऐसे ही हम सब लोगों ने प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे। देश भर में आज अनेक व्यक्ति इसी कार्य को शुरू किया है, गोबर गोमूत्र के प्रोडक्ट हो, औषधीय प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इसके उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज उनके पास में कमी है, जो है मार्केटिंग। इसके बारे में थोड़ा सा हम सबको प्रयत्न पूर्वक उनकी पैकेजिंग, उनकी मार्केटिंग, अगर हम शहर में रहने वाले व्यक्ति इसकी प्लानिंग कर दें तो धन्य धन्य हो जाएंगे और हमारी समस्या भी दूर हो जाएगी और हमारी वास्तव सेवा इसी युग में हो जाएगी। इतने कहते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं